जय हिंद दोस्तों। संकल्प परिवार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज बात करेंगे हम हिंदी के बारे में, जो हमारा व्याकरण से स्टार्ट होगी और शब्द कुछ पढ़े थे हम आगे, उसी के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। ठीक, तो हम शब्द के प्रकार जान रहे थे ना, शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो शब्द के प्रकार कितने होते हैं इसके आधार पे हमने बताए थे। पहला अर्थ के आधार पे शब्द के कितने प्रकार, दो प्रकार, सार्थक एवं एक निरर्थक। दूसरा था उत्पत्ति के आधार पे था एक तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, याद रहेगा। उसके बाद था रचना के आधार पे या बनावट के आधार पे, या उसको व्युत्पत्ति भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसके आधार पे था तीन प्रकार, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ठीक, उसके बाद था रूपांतर के आधार पे, जिसके बारे में हम चर्चा कल किए थे। तो रूपांतर के आधार पे बताए थे एक विकारी होता है, एक अविकारी। विकारी में हमने देखे थे संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के बारे में जाने थे, सर्वनाम के बारे में जाने थे, उसके बाद विशेषण, क्रिया के बारे में जाने थे। ठीक है, और उसके बाद हमने बताए थे जो अविकारी होता है, जिसका परिवर्तन नहीं होता है, उसे अव्यय भी बोलते हैं। और अव्यय के चार प्रकार बताए थे। एक बताए थे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक एवं क्या बोलते हैं, एक था संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, बीच में अधिबोधक। ठीक, तो इस प्रकार से हमने चार अविकारी के बारे में जान रहे थे। ठीक है, तो आपको क्या क्या याद है देखते हैं। ठीक, शब्द के बारे में जान रहे थे, किसके बारे में, शब्द के बारे में। ठीक है, शब्द के बारे में क्या क्या जाने थे आप सबको याद है। पहला था शब्द के प्रकार, तो अर्थ के आधार पे देख रहे थे ना, अर्थ के आधार पे कौन कौन सा ये पूछा जाता है। ठीक है, सार्थक एवं निरर्थक। ठीक, दूसरा था उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे था तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक, आपने इसके बारे में भी जाने थे। ठीक, उसके बाद था उत्पत्ति के बाद रचना या बनावट या व्युत्पत्ति। उसमें था रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। उसके बाद देख रहे थे रूपांतर के आधार पे, रूपांतर अर्थात जिसका रूप में परिवर्तन हो या नहीं हो। तो उसमें था एक अविकारी एवं विकारी। ठीक है, विकारी के बारे में हमने चारों का जानकारी ले लिए थे। विकारी के चार प्रकार होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ठीक, तो ये चारों के बारे में हमने जाने थे। तो संज्ञा के भी बारे में बताए थे, संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। पांचों में बताए थे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। ठीक, और उसी प्रकार सर्वनाम में भी बताए थे, सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। कितना, 6 प्रकार। 6 प्रकार में हम ये बताए थे पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, और एक क्या था, 5 हुआ, 6 नहीं हुआ। निजवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक,
संबंधवाचक, निश्चय अनिश्चय, निश्चय अनिश्चय, एक था संबंध, संबंध तो था ही ना, ये प्रश्नवाचक। उसके बाद हमने विशेषण के बारे में बातें किए थे। विशेषण कितने प्रकार था? 4 प्रकार के था। कौन कौन सा था? तो उसके बारे में चर्चा किए थे। क्रिया के बारे में भी सकर्मक अकर्मक किए थे। ठीक, तो उसके बाद जो था हमने अविकारी में प्रवेश किए थे। अविकारी में प्रवेश किए थे तो उसमें बताए थे संबंधबोधक, संबंधबोधक था, समुच्चय बोधक, संबंधबोधक, समुच्चय बोधक, और एक था क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, और एक था विस्मयादि। क्या क्रिया विशेषण में आपने देखे थे कि 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें था स्थानवाचक, कालवाचक, कालवाचक के बाद था रीतिवाचक, और एक जो था परिमाणवाचक। ठीक, उसके बाद संबंध बोधक भी बात किए थे। संबंध वादक तो ये तो सिर्फ यूं ही बता दिए थे, इसके प्रकार नहीं बताए थे। ठीक है, और उसके बाद बताए थे हम समुच्चयवादक। तो समुच्चय में भी क्या बताए थे? यूं ही बता दिए थे। लेकिन विस्मयादि वादक के प्रकार होते हैं। ठीक है, जैसे विस्मयादि का लिखिएगा हर्ष सूचक, क्योंकि कभी कभी विस्मय मतलब आश्चर्य जो वाक्य आता है उसे हर्ष में आता है, शोक में भी आता है, अर्थात शोक सूचक भी कहते हैं। ठीक, शोक सूचक। उसके बाद घृणा भी बोलते हैं, घृणा सूचक। और इसी प्रकार क्या कहते हैं, एक आश्चर्य सूचक। आश्चर्य तो ये सारा होता है, आश्चर्य सूचक। उसके बाद एक था स्वीकार सूचक, स्वीकार सूचक। उसके बाद था सुबोधन, हाँ सुबोधन था, सुबोधन सूचक। ठीक, ये जो था हमारे क्रिया विशेषण में तो आपने जान गए थे स्थान के आधार पे। स्थान के बाद जैसे यहाँ वहाँ इस प्रकार से था, इस जगह उस जगह। काल में तो आप जानवे करते हैं। ठीक, आजकल कल परसों तरसों ये सब जो आते हैं रीतिवाचक में जाने थे। उसी प्रकार संबंध में बताए थे, संबंध के बाद समुच्चय था। लेकिन विस्मयादि बताते बताते हमारा टाइम खत्म हो गया था, जिसकी वजह से आज हमको बताना पड़ रहा है हर्ष सूचक। अब देखिए विस्मयादि बोधक क्या होती है। आपको पहले से पता होगा कि शब्द जो होते हैं विस्मयादि शब्द आश्चर्य या अचानक उत्पत्ति होता है।
या तो खुशी के आधार पे, या तो शोक के आधार पे, या तो घृणा के आधार पे, या तो आश्चर्य के आधार पे, या तो स्वीकार के आधार पे, या सुबोधन के आधार पे। तो इसको 6 भागों में रखा गया। विस्मयादि बोधक के कितने भागों में? 6 भाग। जिस प्रकार से शब्दों की उत्पत्ति होता है उस प्रकार से रखा गया। ठीक है। तो आश्चर्य सूचक में या हर्ष सूचक में क्या होता है? जैसे आप कुछ सुने होंगे, वाह वाह। क्या होता है? जैसे वाह वाह, है कि नहीं? वाह वाह। वाह वाह के बाद आपको ये भी देखते हैं, धन्य। धन्य नाम सुने हैं? हाँ, हर्ष के बाद धन्य बोला जाता है। और भी बोला जाता है, जैसे शाबाश, शाबाश। ठीक। और इसी प्रकार धन धन जो भी आते हैं, वाह वाह, धन, शाबाश। शोक सूचक में भी आता है। शोक सूचक में जैसे में ओह, या क्या बोलते हैं, ओह, हाय। इसी प्रकार से आह भी बोलते हैं, अह भी होता है। ठीक है। ये शोक सूचक होता है। अब घृणा सूचक क्या होता है? तो घृणा सूचक जो होते हैं, जैसे छी, देखते ही किसी को छी बोल देते हैं, या कोई चीज़ को, ये नहीं कि किसी व्यक्ति को ही, ठीक है, किसी चीज़ को देखते छी बोला जाता है। गंदगी भी देख कर बोल सकते हैं, या छी छी भी बोलते हैं किसी चीज़ को देखकर। ठीक है। या धिक भी बोलते हैं, धिक्कार भी बोलते हैं। ये प्रताड़ना के आधार पे ये शब्द आता है। ठीक है। कि किसी को क्या कर दिखा रहे, घृणा कर रहे हैं किन्हीं से। ठीक है। धिक, धिक्कार, छी छी। ठीक है। तो उसी प्रकार आश्चर्य सूचक में क्या होता है? आश्चर्य सूचक में जैसे ए भी बोलते हैं, ए भी बोलते हैं, ओ भी बोलते हैं। आश्चर्य में जैसे क्या, बाप रे। क्या जी, आप सब यूज करते हैं ना आश्चर्य सूचक में? बाप रे, ए ओ क्या तो नहीं बोलते हैं, लेकिन बाप रे आप सभी अवश्य करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आश्चर्य सूचक। और हर्ष सूचक में आप क्या करते हैं? शाबाश बोलते हैं। शोक सूचक में आप ओह बोलते हैं अवश्य। और घृणा में छी बोल देते हैं। धिक, धिक्कार तो आप सब में तो है ही नहीं, लेकिन यहाँ बाप रे आप सभी यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद जो आता है स्वीकार में, स्वीकार में तो आपको पता है, जी, हाँ जी, यस, इस प्रकार से शब्दों का उपयोग करते हैं। और सुबोधन जो होता है, ओ, हे, हो, अरे, अजय, जिसको हम लोग संबोधन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संबोधन भी बोलते हैं। जैसे किसी को बुलाते हैं, हे, हो, अरे, अजी। ठीक है। तो इस प्रकार विस्मयादि बोधक के रूप में आता है। किसी को देखते नहीं, आवाज लगाते हैं, हे, हो, अजी, सुनो। ठीक है। तो इस प्रकार जो है था, हमारे शब्दों के 8 प्रकार था जो हमने पढ़े थे। और आप इंग्लिश में भी देखें तो उसी प्रकार से बताया जाता है। इंग्लिश में भी, इंग्लिश में भी बोला जाता है, ऑल वर्ड डिवाइड इनटू 8 ग्रुप्स। अर्थात दुनिया में जितने भी शब्द हैं उसे 8 भागों में बांटे गए हैं। ठीक है। जैसे नाउन, क्या आपने नाउन पढ़े थे? जैसे नाउन, अर्थात नाउन आपने पढ़े थे संज्ञा के रूप में। प्रोनाउन पढ़े थे सर्वनाम के रूप में। उसके बाद था वर्ब, पढ़े थे क्रिया के रूप में। उसके बाद क्या था? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, एक नहीं लिखे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एक कौन सा छूट गया है? नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, एडजेक्टिव,
एक एडजेक्टिव छूट गया है जिसको विशेषण कहते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव। तो इस प्रकार से चार जो था हमारे ये चारों शब्द विकारी थे, अर्थात समय के साथ परिवर्तन होता था, ठीक है। और समय के साथ नहीं, इसको कह सकते हैं जैसे क्रिया, काल और स्त्री, वचन, ये सब के आधार पर परिवर्तन होता था, ठीक है। ऐसे तो वचन बोला जाता है, अधिकतर वचन में ही बदलाव होता है, उसके बाद काल में, ठीक है, वचन काल में। तो इस प्रकार से, और स्त्री में भी नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये चार थे जो विकारी के रूप में था। और एडवर्ब प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। एडवर्ब जैसे संबंध, क्या बोलते हैं, एडवर्ब में था क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध बोधक, कंजक्शन समुच्चय बोधक और इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक। तो 8 शब्द यहाँ भी होता है और यहाँ भी। यहाँ तो हमने क्या देख रहे थे, शब्दों के अर्थ देखे थे। तो इंग्लिश में भी अर्थ होता है, किसी का अर्थ नहीं होता है। तो इंग्लिश वर्ड में तो कोई उत्पत्ति के आधार पे है ही नहीं वर्ड जो हम लोग यहाँ का शब्द वहाँ इस्तेमाल करें। अंग्रेजी में क्या करता है, हमारे संस्कृत का कोई शब्द का उपयोग वहाँ नहीं करता है, ठीक ठीक है। उसका अलग ही एक नाम दिया जाता है हर एक का। आप देख लीजिए, हर एक का इंग्लिश मिल जाएगा आपको जो अंग्रेज के पास है। और यहाँ का चीज़ जो हम लोग अंग्रेज से यहाँ से लाए हैं और उसका हमने सभी का संस्कृत नहीं किए, ठीक है, जिसके लिए हमको तत्सम तद्भव देशज विदेशज जानना पड़ता है। तो उस प्रकार से हमने देख लिए संस्कृत, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, अर्थात शब्द जो था ये हमने पढ़ लिए, ठीक है। शब्द की कितने भागों में रखा गया, अब है ये कि आगे जो पढ़ेंगे वो होगा शब्द के किस प्रकार से निर्माण किया जाता है। हमने देखे थे संधि के बारे में, तो संधि में हमने देखे थे 3 प्रकार का था। अपने एक वर्ण के साथ दूसरे वर्ण जुट रहा था, न्यू वर्ण बन रहा था ना। लेकिन अब यहाँ जो देखेंगे, एक शब्द भी दूसरे शब्द के साथ जुड़ सकता है, अर्थात शब्दांश भी बोल सकते हैं। तो उस तरह से शब्द का निर्माण होता है। तो उसको हम देखते हैं, तो उसका एक लिखिएगा हाईलाइट में, जिसको कहते हैं उपसर्ग, प्रत्यय, ठीक है। ये आपके जीवन का बोलिए या एजुकेशन लाइफ का महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है। क्योंकि उपसर्ग जो पहले था, पहले आके मिल जाता है, और प्रत्यय जो बाद में मिलता है, कहीं पे भी हर एक जीवन से रिलेटेड होता है। हमारे जो भी पढ़ाई में आते हैं ना, वो जीवन से रिलेटेड होता है, इसलिए उसकी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन उपसर्ग जो होता है, उपसर्ग और ये प्रत्यय क्या है, जैसे हमने बताया शब्दों का निर्माण करना, ठीक है। तो शब्दों का निर्माण करना, तो उपसर्ग की कहते हैं वह शब्द या शब्दांश है। उपसर्ग वह शब्द या शब्दांश। शब्दांश इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि उसका अर्थ होता भी है, कभी नहीं भी होता है, ठीक है। शब्दांश के रूप में है जो किसी के साथ लगकर पूरा अर्थ बन जाता है, ठीक है। लेकिन उपसर्ग वह शब्द या शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले लगता है। कहाँ लगता है बाबू, पहले लगता है। अर्थात जैसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है उपसर्ग। यहाँ जैसे सर्ग था पहले और इसके पहले उप लग गया, ठीक है, उपसर्ग। तो ये जो पहले लगा उप, इसी को हम उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। उपसर्ग किसको कहते हैं, जो पहले लग जाता है। हिंदी में तो आसान है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, सीधा सीधी आपसे पूछा भी नहीं जाता है उपसर्ग में कौन सा उपसर्ग है, ऐसे नहीं पूछते हैं। संधि को मिला करके पूछा जाता है। जैसे स्वागतम, अब जैसे आप समझिएगा, स्वागतम में कौन सा उपसर्ग है, बोलिए आप सब, स्वागतम में कौन सा उपसर्ग है। तो स्वागतम में जो होता है, आपको संधि विच्छेद हम जब सिखाए थे, तो सु टूट रहा है, सुजोर आगतम, सुजोर आगतम। तो क्या होता है इसका, सु, अर्थात सु क्या है, उपसर्ग है। लेकिन हमको इस तरह से देखेंगे डायरेक्ट, तो स्वागतम नहीं दिख रहा है, सु नहीं दिख रहा ना स्वागतम में, तो कौन सा उपसर्ग को आप पता नहीं चलेगा। अधिकतर बच्चे इसी तरह से स्वा को तोड़ लेगा, क्या तोड़ लेगा, स्वा और आगतम,
ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, संधि यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसको? उपसर्ग और प्रत्यय को जानने में। लेकिन हर जगह नहीं, हर जगह इसलिए नहीं क्योंकि अर्थ भी होना चाहिए ना। जैसे कभी कभी पूछ दिया जाता है, मान लीजिए बुढ़ापा, ये आपको बुढ़ापा एक शब्द दे दिया जाए और उसमें पूछता है प्रत्यय कौन सा है। अब आप संस्कृत का संधि यहाँ पे कीजिएगा तो थोड़ा गलती भी हो सकता है, लेकिन संधि के ही आधार पे ही किया जाता है, ठीक है। अब प्रत्यय के उपसर्ग आप समझ में आ गया आपको? वह शब्द या शब्दांश है, यानी उपसर्ग वह शब्द या शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल देता है, ठीक है। सर्ग के आगे लग गया तो क्या हो गया? उपसर्ग। उप लग गया तो उपसर्ग हो गया, और उसी प्रकार यदि बी लग जाता तो क्या हो जाता? विसर्ग हो जाता है ना, होता है कि नहीं? अर्थात उप और बी क्या है? उपसर्ग है ना। उसी प्रकार अब देखिए प्रत्यय, अब समझ जाइए कि पहले जो लगा उसको उपसर्ग, तो ये प्रत्यय क्या होगा? अंत में लगेगा ना। हाँ, तो वह शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ बदल दे उसे क्या कहते हैं? उसको प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। अब प्रत्यय कहते हैं तो प्रत्यय में ही पूछ देते हैं कि प्रत्यय में कौन सा प्रत्यय है, आप सब बताइए। प्रत्यय में कौन सा प्रत्यय है? बोलिए, प्रत्यय में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय में हम संधि विच्छेद करेंगे ना। संधि विच्छेद जो ही करते हैं तो प्रति जोर ए आता है ना। ये नहीं कि आय दे देंगे, यहाँ प्रत्यय नहीं है, ठीक है। बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो प्रति जोर आय लिखता है, तो सोचता है एक ए का तो अर्थ नहीं होता, लेकिन आय का लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आय। लेकिन संधि में क्या ऐसा आएगा? यहाँ जैसे ही संधि करेंगे तो यू आकर आ जाता है, प्रत्यय होता है। क्या होता है? प्रत्यय। तो प्रत्यय तो नहीं है, प्रत्यय है, तो प्रतिजोर ए कौन होगा सही? ये होगा, ठीक है। तो संधि महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, इसलिए पीछे की वीडियो हम बना चुके हैं, संधि के बारे में विशेष जानकारी है, ठीक है। उपसर्ग और प्रत्यय आपको जानना है निकालने के लिए शुद्ध शुद्ध, तो संधि आपको अवश्य पढ़ना है। इसलिए ध्यान रखें, एग्जाम में बार बार यही के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है, अर्थात उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है। तो उपसर्ग के बारे में अभी चर्चा करते हैं, ठीक। तो उपसर्ग को आप देखते हैं तो उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं बताइए आप? उपसर्ग के तो कोई प्रकार नहीं है, लेकिन उपसर्ग ये कह सकते हैं हिंदी में 16 उपसर्ग है। हिंदी में कितना उपसर्ग है? हिंदी में 16 उपसर्ग है, ठीक है। और 16 की 18 है, 16 है। और उर्दू में 14 है। संस्कृत में 22 है। तो इस प्रकार से पहले लगता है उसकी संख्या कम से कम 16 है, कम से कम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो ज्यादा यूज होता है उसी को ना लिखेंगे, नहीं तो कुछ भी लगा सकते हैं हम, ठीक है। तो हिंदी में 16 और उर्दू में 14, संस्कृत में 22 है। तो आप लिख लीजिएगा कि हिंदी में कौन कौन सा आता है, ठीक। जैसे अ के बाद अध, उसके बाद अन है, अन के बाद उन, दू, कितना हुआ? 3 3 6। दू के बाद नी के बाद बिन, बिन के बाद भर के बाद क या को भी बोलते हैं इसको, सौ या सु भी बोलते हैं। कितना हुआ ये सभी? 3 3 3 6, 6 3 9 4 13, 13 ही लिखा है। और
देखते हैं। और तो याद नहीं आ रहा है फिलहाल, 13 हमको याद आ रहा है आप सामने, ठीक है, लेकिन देख लेंगे। देखिए, इस प्रकार से होते हैं, ये उपसर्ग होते हैं, इनसे शब्द बनाया जाता है। जैसे अ है तो क्या बोल सकते हैं, अ के साथ ज्ञान लगा सकते हैं, अज्ञान होता है जी, बोलिए, अज्ञान होता है। और अपठित, ये तो संस्कृत का हो गया। और कुछ बोलिए, अ के साथ अजय भी बोल सकते हैं, अजय। और बोलिए, नहीं अपमान नहीं होगा, अप तो अलग आता है, ठीक है, अप है लेकिन वो अलग आता है। बोलिए, अज्ञान अजय। जैसे अधपका बोल सकते हैं, अधपका, है कि नहीं। अनजान, औ से औरत भी होता है कि नहीं, अवघट भी होता है, अवसर भी होता है, और औजार भी होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप, यानी हिंदी का जो उपसर्ग होता है उसको देख सकते हैं। उर्दू का भी उपसर्ग इसी प्रकार आता है, संस्कृत का भी। तो हम लोग संस्कृत को यदि पढ़ लेते हैं, संस्कृत का उपसर्ग जो भी, तो शायद हमको आसान होगा। हिंदी का भी उपसर्ग संस्कृत में ही आता है, क्योंकि संस्कृत से ही हिंदी आया है, ठीक है। इसलिए हम संस्कृत का जो 22 उपसर्ग होते हैं उसको हम आपको पूरी तरह से लिखा देते हैं, जो आप अच्छी तरह से कोई भी उपसर्ग का भेद कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमको ये नहीं लिखना है कि हिंदी का उपसर्ग ये है और संस्कृत का उपसर्ग ये, उर्दू का उपसर्ग ये, ठीक है। तो हम संस्कृत का उपसर्ग आपको सामने प्रकट कर देते हैं। तो संस्कृत में आता है, लिखते जाइएगा, अति, ठीक, अति, अधि, अनु, अप, अपि, अभि, अब, आ, 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 उत, उत के बाद उप, उप लिखे हैं, उप, उप के बाद दूर, दूर के बाद दुस, नी, निर, निर के बाद, निर के बाद निस, निस के बाद आता है आपका परा, परा के बाद प्र, प्र के बाद प्राति, प्राति, पड़ी, परी, वी, सु। टोटल देखो तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 हुआ जी, देखना तो। गनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। एक जो आता है वो होता है सम। क्या? सम। ये सभी का सभी हमारे संस्कृत के उपसर्ग हैं। ठीक है, अब इनसे शब्द आप बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप? शब्द बना सकते हैं। चलिए, आप सभी शब्द बनाए तो ये अभी जो है ना, अभी ये दीर्घिकार होगा। ठीक है, हर्षिका। ठीक, चलिए, संधि विच्छेद के हिसाब से इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि अधिकतर जैसे अत्याचार, अत्याचार। अब देखिए यहाँ पे क्या संधि हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अतिज और आचार। अब अत्याचार यदि लिख देता है तो हम बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, तो अब इस प्रकार से यदि आप संधि जानते हैं अतिज और आचार, तो उपसर्ग अलग करने में कोई दिक्कत नहीं होगा ना। अत्याचार, यहाँ तो आसान है अधिकार। ये जो होता है एग्जाम की दृष्टि से सबसे आसान होना चाहिए, जो आप हार्ड करके आ जाते हो। आपको ये समझना चाहिए जो क्वेश्चन हमें आसानी से मार्क देता है, अर्थात अंक देता है, लेकिन आप उसको गलत करके आते हैं तो नहीं तो दूसरे को भी देख सकते हैं, पहले में ही गलत करके आ सकते हैं। क्योंकि आपको ऑप्शन कितना दे रहा है? 50 ही हल करने का। 50 हल करना है तो उसमें कोई ना कोई अच्छे चुनकर हल करना होगा ना। अब ये आसान समझ के आप अतिया मार देते हैं और 4 अलग कर देते हैं, अत्याचार अलग कर देते हैं। तो इस प्रकार से आप गलती कर देते हैं और दूसरा भी ऑप्शन नहीं मिलता है कि दूसरा भी हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए संधि को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है? अलग करना है। जैसे अनु, तो अनुराग भी होता है कि नहीं? अप, अपमान। कभी कभी ये जो अप है ना, अप में पौ में हलंत होता है, जैसे अब्ज। आपने व्यंजन संधि में पढ़ा होगा, जब कभी किसी वर्ग का पहला वर्ण रहता है, उसके बाद स्वर वर्ण, तृतीय, चतुर्थ रहता है, तो वह क्या हो जाता है? उसी वर्ग का तृतीय हो जाता है ना, तीसरा नंबर पे हो जाता है। जैसे प का क्या हो गया? ब हो गया, अब्ज। तो ये पूछा जाता है, क्वेश्चन में वीवीआई माना जाता है। ठीक है, और उसके बाद अपी। अपी क्या होता है? बोलो तो जी। अपी, अपी से संस्कृत में भी होता है। और अपी का कोई अर्थ आ रहा है शब्द जी? अपी का कोई शब्द बोलो जल्दी से। अपी में बोलो तो। अपी, जैसे अपिकाक्ष, संस्कृत का शब्द आता है, अपिकाक्ष है। चलो इसको छोड़ो। अभी, अभी में जैसे अभ्यो, थान। अब अभ्युत्थान यदि आपको दे देता है और पूछता है इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो कैसे हल करोगे आप? तो संधि के ही आधार पे। तो संधि के आधार पे आपको यहाँ अभिज और उत्थान करना होगा ना। जैसे अत्याचार तो अतिज और आचार। तो संधि महत्वपूर्ण निभाता है भूमिका। ठीक है, बार बार हम संधि का इसलिए नाम लेते हैं क्योंकि एग्जाम के दृष्टि से कम 20 मार्क्स अवश्य संधि दिलाएगा। क्योंकि हर जगह वही नजर आएगा, प्रत्यय जब अलग कीजिएगा तो भी, उपसर्ग जब आप अलग कीजिएगा तो भी। उपसर्ग में तो महत्वपूर्ण भूमिका है ही, और खुद एक संधि अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, इसलिए संधि को जानना आवश्यक है। ठीक है, तो पिछले वीडियो आप अवश्य देखिएगा। अब में क्या होगा? अवकाश। ठीक, जैसे आकाश, ये तो आसान है, इसमें कोई संधि का अति नहीं, लेकिन उत्थान। ठीक है, उत्थान या उल्लास। अच्छा बताइए तो उल्लास में कौन सा संधि विच्छेद है? ये भी वीवीआई है। वीवीआई समझते हैं ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे उल्लास, अब कहता है उल्लास में कौन सा उपसर्ग है, तो उल्लास में सब मारेगा उल जोर आस, या उल्लास, उल्लास करके उल मार देता है।
लेकिन आप यदि संधि पढ़ के जाते हैं तो उत और लाश को अलग कर दीजिएगा, कीजिएगा कि नहीं? तो कौन संधि होगा? उपसर्ग होगा हमारा, उत होगा कि ना? और ये वीडियो जो नहीं देखेगा समझ लीजिए संस्कृत नहीं या मैथ हिंदी नहीं, बस फेल होने की कगार पे है। ठीक है। उप क्या होता है? बोलिए। उपनगर। अब ये दूर दूर तो आप जान भी करते हैं, दूरजन। और दुर्गम, संस्कृत है तो संस्कृत का ही नाम आ रहा है। ठीक है। अब जैसे दुशासन, अब ये नहीं कि ये इस तरह से दुशासन लिखा है तो ये 100 ही मारेंगे। ध्यान रखिएगा दुष् में कौन सा है? ये 100 है, यथा दंत 100, ऐसा भी पूछा जाता है, इसलिए दंत 100 का ध्यान रखेंगे। नी, आपको कभी कभी पूछा जाता है निरोग, निरोग में कौन सा उपसर्ग है? तो आप ये नी मारते हैं। वास्तव में नी उपसर्ग में हर्षिकार होता है। क्या होता है? हर्षिकार। लेकिन निरोग जानबूझकर पूछा जाता है नी। ठीक है, कि कौन सा होगा? जब संधि होता है तो हर्षई दीर्घई में बदल जाता है, हर्षई दीर्घई में बदल जाता है, जिसके आधार पे ये नी जो है हर्षई की जगह पे दीर्घई का रूप लेता है, निरोग। नहीं तो नी था ना। ठीक, उसी प्रकार निर्जन क्या होगा? निर्जन या निर्लक्ष्य भी बोल सकते हैं। ठीक, जिसका कोई लक्ष्य नहीं। अब उसी प्रकार निशांत, निशांत और प्रमाण, प्रमाण तो ये आ गया प्रमाण। और इसमें बोलो तो पराग, पराग हो सकता है, बोलो पराग, परामर्श। ठीक है। अब प्रति में भी उसी प्रकार आता है, प्रत्येक। ये तो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं संधि के आधार पे। ठीक है। प्रत्येक, प्रतिशत नहीं होता, प्रतिशत भी बोल सकते लेकिन नहीं आता। ठीक है, प्रतिशत भी हो सकता है। प्रयोजन, परिवार। ठीक है। विकास, ये तो भी तो आपको आसान, ये नहीं कि बी में ये इस तरह से भी मार दीजिएगा, इस तरह से नहीं लिखना है। ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ नी में बताए थे। कहाँ पे बाबू? नी में। ठीक, विकास। अब जैसे सो से क्या हमने लिखाए थे? स्वागतम लिखाए थे ना। स्वागतम में कौन सा संधि उपसर्ग है? सो है ना। और सम में तो आपको जानते ही संस्कृत हमने लिखाए थे, संस्कृत, संस्कार, क्या? संहार, सम्मान। ठीक है। इस प्रकार से हमने उपसर्ग के बारे में आज जान लिए हैं। तो जब उपसर्ग के बारे में हम जान लिए हैं तो अब देखते हैं तो हमने आज उपसर्ग मतलब अभी उपसर्ग सीख लिए। ठीक है। उपसर्ग की संख्या क्या था? 22 था। 22 तो आपको हमने सामने लिख दिए। हिंदी का जो उपसर्ग आता था वो कुछ अलग टाइप था जो हमको पूर्णतः कंठस्थ नहीं था। ठीक, तो उपसर्ग आपने किस तरह से हम चयन करने के लिए बताया, ये समझ गए? आप में आया? सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसमें क्या था? संधि। ठीक है, संधि के ही आधार पे आप उपसर्ग को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे जानते हैं हम प्रत्यय के बारे में। किसके बारे में बाबू? प्रत्यय के बारे में। तो प्रत्यय हमने क्या बताए थे? प्रत्यय क्या बताए थे? प्रत्यय किसे कहते हैं? बताइए आप सभी। हाँ, वह शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ बदलते उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ठीक है। अब देखिए प्रत्यय के आधार पे दो प्रकार से बांटा गया। कितने प्रकार? दो प्रकार, जिसको कहते हैं कृत प्रत्यय। क्या होता है? कृत प्रत्यय। एक होता है तद्धित। क्या बोलते हैं? तद्धित प्रत्यय। ठीक।
अब ये कृत और तद्धित प्रत्यय क्या है? कृत प्रत्यय धातु में जुड़ने वाले, धातु मतलब समझते हैं ना, क्रिया जो आप पढ़े थे, क्रिया में जुड़ने वाले जो प्रत्यय होते हैं उसे कृत प्रत्यय बोलते हैं। और जो संज्ञा सर्वनाम में जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय। कोई दिक्कत? संज्ञा सॉरी कृत प्रत्यय जो क्रिया के साथ जुड़ता है, जैसे बताइए तो, चटनी देखिए जैसे लिख देते हम, अच्छा ये लड़ाका समझते हैं आप सभी? लड़का नहीं समझना, लड़ाका। लड़ाका का मतलब होता है लड़ने वाला। क्या जी? लड़ जोर आका, आका ही होता है ना, अर्थात आका। तो प्रत्यय कितने प्रकार के? कृदत, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। लड़ाका हमने कृत प्रत्यय के बारे में इसलिए बताएं, कृत प्रत्यय जो होता है किसी भी क्रिया अर्थात धातु के अंत में लगता है उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। आप प्रत्यय का ये नहीं समझिएगा कि कुछ भी लग जाता है, प्रत्यय का कोई प्रकार नहीं, प्रत्यय का कोई प्रकार नहीं, बस इसके रूप में रखता है। जो क्रिया के साथ लग गया उसे क्या कहेंगे? क्रिया के साथ, जैसे करना, कर के साथ नौ लग गया ना, तो करना हुआ ना? नहीं हुआ जी। पढ़ के साथ ना लग गया, क्या हो गया? पढ़ना। तो समझ रहे हैं, यानी क्रिया के साथ जो प्रत्यय लगता है उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ कृत प्रत्यय या तद्धित प्रत्यय हमको जानने की आवश्यकता नहीं था क्योंकि ये पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी हम बता दें आपको कि जो धातु अर्थात क्रिया के साथ लगता है उसे कृत प्रत्यय कहते हैं, और जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के साथ लगता है उसे क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय। ठीक है। तो प्रत्यय जिस तरह से उपसर्ग के 22 थे उस तरह से प्रत्यय का कोई शुरुआत या अंत नहीं है। ठीक है। वो कुछ भी हो सकते हैं, अर्थात अंत में कुछ भी लग सकता है। ठीक। तो अब उसको देखते हैं, जैसे बताइए तो, अब कृत प्रत्यय का देखिए, कृत प्रत्यय के बारे में जानते हैं। ठीक है। कृत प्रत्यय, अब ये क्या होती है? कृत प्रत्यय क्रिया के आधार पर जान गए, उसके बाद कर्मवाचक कृत प्रत्यय भी बोलते हैं, कर्म अर्थात कर्म के आधार पे, जैसे क्या कहते हैं? कर्म, कोई भी कार्य करना, जैसे क्या बोले हैं? अनियर, कृत प्रत्यय के 4 भागों में रखा गया। कितने भागों में? 4 भागों में। पहला आता है, पहला है कर्तृवाचक। क्या कहते हैं? कर्तृवाचक। दूसरा है कर्मवाचक। तीसरा है क्रनवाचक। चौथा है भाववाचक। ठीक है, भाववाचक। तो इस प्रकार से कृत प्रत्यय को 4 भागों में रखा गया है। अब कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? तो कर्तृवाच्य जो है, जिन प्रत्ययों के साथ, मतलब जिन प्रत्ययों के लगने से शब्द क्या है? क्रिया के करने वाले कर्ता को बताता है। अर्थात जैसे अंकु,
वैसी पढ़ते हैं। ठीक, अंकु, अ, अका, आऊ, आका, ठीक, आड़े, या, याउक, ऊ, एरा, एड़ा, या, और, टा, ता, न, लू, वैया, खेवैया, ठीक, या हार, हाँ हार है आदि। देखिए कर्तृवाचक प्रत्यय जो होता है किसी यानी जिन प्रत्यय के जुड़ने से बनने वाला शब्द क्रिया के करने वाले कर्ता का बोध कराता हो, जैसे लड़ाकू, लड़ंकू, करना, खा जैसे खाना खा, ठीक है, आऊं पढ़ाऊ, या कुछ भी मतलब जो लिखा गया है कर्तृवाच्य अर्थात कर्ता का बोध कराता है। और कर्मवाच्य में जो होता है प्रत्यय कर्म का बोध कराता है। किसका? कर्म का बोध कराता है। जैसे अनीय, अनीय, औना, ये सभी प्रत्यय है, ठीक। नयत, यत्रा, ना, नी, या आदि, ये सभी जो है कर्मवाच्य है, ठीक है। ठीक, और करणवाचक जो होते हैं जैसे अन्न, आ, औ, टी, इत्र, या ऊ, या ना, नी भी हो सकता है, ठीक, आदि। भाववाचक जो होते हैं इसमें होता है जैसे अंत, अ, आ, आई, अन, आन, अपा जैसे बूढ़ापा, आव, आवट, आहट, या, ती कुछ भी आदि, ठीक। तो इस प्रकार से कृत प्रत्यय को 4 भागों में रखा गया है: कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक और भाववाचक। अब ये भाववाचक, करणवाचक, कर्मवाचक, कर्तृवाचक क्या है? तो ये बोध कराते हैं। क्या कराते हैं बाबू? बोध। किस चीज का? तो जैसे धातु के आधार पे अंकु है तो लरंकु हो सकता है, ठीक है, भुलक्कर हो सकता है, खाऊ हो सकता है, खिलाड़ी हो सकता है। नहीं, आड़ी जैसे खिलाड़ी खेलने वाले क्या करते हैं? खिलाड़ी नहीं कहते हैं,
खिलाड़ी हो सकता है। और कर्मवाच्य में जैसे स्मरणीय, स्मरणीय, खिलौना, लौना नहीं हो, खिलौना, ठीक है। इस प्रकार से जैसे कर्तव्य, गाना, सूंघनी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सभी क्या है, हमारे कर्मवाच्य को दर्शाता है। और कर्मवाच्य में जैसे में क्या बोलते हैं, ये चरण, चरजोर अन, चरण, जैसे कसौटी, कसौटी क्या है, करण ही है ना, कसौटी पे उतरा। रेती, जैसे झाड़ू, झाड़ू भी है क्या, जैसे झाड़, झाड़ में ऊ लग गया तो झाड़ू हो गया, ठीक है। बेल, जैसे बेल और नौ लगा दिया तो बेलन, बेलन से कोई कार्य करते हैं कि नहीं करते, करण, अर्थात करण मतलब किसी के द्वारा, जैसे झाड़ू से, बेलन से, और चरण से, रेती से, तो इस तरह से कार्य उपयोग करते हैं। तो उसमें जो लगा प्रत्यय वो क्या कर दिया, करणवाचक में बदल दिया, किसमें, करणवाचक में। और उसी प्रकार भाववाचक में बदल देता है, जैसे अंत, अंत में जैसे आप जानते हैं भाववाचक के रूप में जैसे क्या बोलते हैं, अंत, जैसे कोई भी ऐसा शब्द बोलिए जिसमें अंत आता हो और भाववाचक के रूप में नाम हो। चलिए छोड़िए उसको, दूसरा देखते, जैसे चढ़ाई, चढ़ाई, आई आया ना, चढ़ाई अर्थात चढ़ने के आधार पे इसका नाम आया। पढ़ाई, पढ़ने के आधार पे नाम है, भाव है ना कि नहीं है, जैसे आहट, चिल्लाहट या पुजापा। तो ये सभी क्या है, भाववाचक शब्द को प्रयुक्त कर रहा है, ठीक है। भाववाचक अर्थात भाववाचक, जिसमें बचपन, बचपन, तो भाववाचक ही आ रहा है ना। तो इस प्रकार से कर्तृवाच्य का इतना मुख्य रूप यदि आप याद रख लेते हैं तो आपको क्या कहते हैं, प्रत्यय चुनने में कोई कठिनाई नहीं होगी, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा तद्धित प्रत्यय, क्या, कौन सा प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, सभी तद्धित प्रत्यय 4 भागों में बांटे गए। कितने भागों में, 4 भागों में। तद्धित प्रत्यय, ठीक, सभी तद्धित प्रत्यय कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में। क्या हुआ जी, चार भागों में बांटा गया है। जैसे संज्ञा से बनने वाले शब्द को, उसके बाद विशेषण से संज्ञा बनने वाले शब्द को, जैसे संज्ञा से क्या होता है, विशेषण बनाया जाता है जी। कौन कौन संज्ञा से विशेषण बनाना जानता है, विशेषण से संज्ञा बनाने वाले को कौन कौन पता है, किसको किसको पता है विशेषण संज्ञा बनाया जाता है, विशेषण से संज्ञा, बोलो जी। और क्या कहते हैं, संज्ञा से संज्ञा बनने वाले, संज्ञा से विशेषण वाले, विशेषण से संज्ञा बनने वाले, और क्रिया विशेषण से, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण से विशेषण बनने वाले, विशेषण बनने वाले। और एक था संज्ञा से संज्ञा बनने वाले, संज्ञा से संज्ञा बनने वाले, ठीक। इस प्रकार से 4 भागों में रखा गया है। तो संज्ञा से संज्ञा बनने वाले, अब संज्ञा से संज्ञा बनने वाले कौन शब्द हो सकता है, बताइए आप ही सब। बताइए जी। वासुदेव, वासु, वासु क्या है, संज्ञा है ना, और वासुदेव
भी संज्ञा, अर्थात वासु में ही देव लग गया तो क्या हो गया, वासुदेव हो गया। ठीक है, इस प्रकार से संज्ञा बनते हैं। जैसे अब संज्ञा से विशेषण कैसे बनते हैं, तो भारत, भारत में ई लग गया तो क्या हो गया, भारतीय, भारतीय विशेषण है कि नहीं है, बिल्कुल। जैसे ईमानदार को ईमानदारी, ईमानदारी आप जानते हैं, री नहीं लग गया तो उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से विशेषण से भी संज्ञा बनाया जाता है। जैसे काला, काला को यदि हम विशेषण है कि नहीं है विशेषण, और काली यदि बोल दे तो बहुत मारेंगे। ठीक है, हल्ला नहीं, गप नहीं। देखिए, तो संज्ञा से विशेषण बनाया जाता है, विशेषण से संज्ञा भी बनाया जाता है, तो क्रिया विशेषण से भी विशेषण बनाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने किसको जान लिए, प्रत्यय को जान लिए। प्रत्यय किसको कहते हैं, वह शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ बदल दे उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। और उपसर्ग वह शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदलते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय। तो आपने इस तरह से प्रत्यय और उपसर्ग को समझ लिए। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।